हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। So today we are going to continue our chapter of class 7 जो हम है चैप्टर 10 कर रहे थे इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। सो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स और इस इफेक्ट में हमने हीटिंग इफेक्ट के बारे में स्टडी किया था और हीटिंग इफेक्ट में हमने देखा था कि जो नाइक्रोम का वायर है वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। इसलिए जो हीटिंग अप्लायंसेज होते हैं जिनसे हमको गर्मी की नीड होती है, जिनसे हमको हीट चाहिए होती है, उन अप्लायंस में नाइक्रोम का वायर लगता है क्योंकि नाइक्रोम है उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत हाई होती है, इसीलिए वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर पाता है नाइक्रोम का वायर। सो इसीलिए उसके अंदर हीटिंग कॉइल है, जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेज है उनमें हीटिंग कॉइल किसकी बनी होती है? नाइक्रोम वायर की बनी होती है। हमने स्टडी कर लिया था। नाउ वी हैव द नेक्स्ट पार्ट। The amount of heat produced by flow of electric current through a wire depends upon the following characters। कि कितनी जो है कोई भी वायर है इलेक्ट्रिक करंट से कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा, ये उस वायर से की जो नेचर है या फिर ये जो फैक्टर दिए हुए हैं उन पे डिपेंड करते हैं। वो कोई भी वायर है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कितना हीट अमाउंट प्रोड्यूस करेगा, उसके कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि हीट अमाउंट ज़्यादा होगा कम होगा। वो फैक्टर्स क्या हैं? फर्स्ट इज़ मटेरियल ऑफ द वायर। वायर किस मटेरियल का बना हुआ है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हीट कितनी आएगी। अगर नाइक्रोम का वायर है तो वो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, जबकि कॉपर या सिल्वर वायर है वो हीट कम प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि उनकी रजिस्टिविटी बहुत कम होती है। लेंथ ऑफ द वायर, वायर की लेंथ अगर ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा प्रोवाइड होगी। थिकनेस ऑफ वायर, वायर कितना मोटा है, वायर की थिकनेस ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली जो रेजिस्टिविटी है उसके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा और उसकी वजह से जो रेजिस्टिविटी कम या ज़्यादा होगी, और रेजिस्टिविटी कम ज़्यादा होगी तो हीट ज़्यादा या कम होगी। अमाउंट ऑफ द करंट फ्लो, कि कितना अमाउंट है करंट का उसमें फ़्लो कर रहा है, ज़्यादा अमाउंट फ्लो करेगा तो ज़्यादा हीटिंग आएगी और कम अमाउंट हीट करंट का फ्लो करेगा तो कम हीटिंग प्रोड्यूस होगी। सो ये जो सारे फैक्टर हैं, कोई भी जो हीटिंग एलिमेंट है उसके अंदर कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है उससे डिपेंड करता है। When current flow through an electric wire, the latter tries to resist the current flow through it। और जब भी कोई वायर से होकर करंट फ्लो करता है तो उसके अंदर जो उसमें कुछ मटेरियल है, वायर का मटेरियल है, उस करंट को अपने आप में से फ्लो करने से रोकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। और इसी जो है, ये जो कोई भी वायर उसका मेटल अपने आप में से करंट फ्लो करने को रोकेगा और उसकी जो है विरोध करेगा, उसी को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। कोई पूछ ले कि एक्चुअली प्रतिरोध क्या होता है, तो प्रतिरोध मीन्स रेजिस्टेंस। हायर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस मोर हीट, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा हीटिंग प्रोड्यूस होगी। हाई रेजिस्टेंस हाई हीट। The connecting wire used in electric circuits do not produce any heating effect because they are made up of materials that have low resistance value। और जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स वगैरह में यूज़ करते हैं, जो वायर यूज़ करते हैं, उनके अंदर हीटिंग इफेक्ट क्यों नहीं शो होता है? अगर शो भी होता है तो बहुत कम हीटिंग इफेक्ट शो होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो ऐसे मटेरियल के बने होते हैं जिनका रेजिस्टेंस वैल्यू है वो कम होती है। और हमने अभी पढ़ा है कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी हीटिंग ज़्यादा होगी। तो हम नॉर्मल हमारे घरों में कॉपर और सिल्वर वायर जो है उसको अच्छा जो है क्यों बताते हैं? क्योंकि सिल्वर और कॉपर का रेजिस्टेंस है वो कम होता है और उसके अंदर जो है कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है। अब सिल्वर जो है थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, हमारे घरों में जो वायर यूज़ आते हैं उनमें कॉपर यूज़ किया जाता है। लॉन्गर एंड थिकर वायर प्रोड्यूस मोर हीटिंग देन शॉर्टर एंड थिक वायर। अगर है पतला होगा वायर और लंबा होगा तो उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, जबकि अगर वायर छोटा होगा या मोटा होगा तो उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी, क्योंकि उस रेजिस्टिविटी की वजह से जो हीटिंग है वो कम और ज़्यादा होगी। दिस इज़ द रीज़न वाई द फिलामेंट वायर ऑफ ए बल्ब इज़ मेड वेरी थिन एंड गिवन ए हेलिकल शेप टू इंक्रीज इट्स लेंथ। इसीलिए जो बल्ब के अंदर जो वायर होता है, नाइक्रोम का वायर यूज़ करते हैं बल्ब के अंदर जो ग्लो करता है, वो क्या होता है, एकदम उसका फिलामेंट एकदम पतला बनाया जाता है और उसको हेलिकल शेप, हेलिकल ऐसी घूमी हुई शेप देते हैं उसको। तो ऐसी हेलिकल शेप इसलिए देते हैं ताकि उसकी रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाए, रेजिस्टेंस बढ़ने के बाद उसकी हीटिंग ज़्यादा हो और हीटिंग ज़्यादा करने से वो ग्लो अच्छा दे। इंक्रीज इस लेंथ, हेलिकल शेप है उसकी लेंथ बढ़ाने के लिए, और एकदम जो है थिन यूज़ किया जाता है ताकि जितना पतला होगा उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जितना लंबाई ज़्यादा होगी उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो मोर हीट जनरेट होगी, और मोर हीट जनरेट होगी तो बल्ब अच्छे से ग्लो कर पाएगा। इसीलिए बल्ब के अंदर नाइक्रोम वायर है वो पतला और हेलिकल शेप का आता है।
द हीट प्रोड्यूस इन अ बल्ब इज़ नॉट डिज़ायरेबल। जो हीट बल्ब में प्रोड्यूस होती है वो हम चाहकर हीट प्रोड्यूस नहीं करवाते हैं, वो हम लाइट प्रोड्यूस करवानी होती है, लेकिन लाइट किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, उस हीट की वजह से प्रोड्यूस होती है। तो ये जो हीट है वो बल्ब के अंदर वो डिज़ायरेबल नहीं होती, हम नहीं चाहते हैं कि हीट प्रोड्यूस हो, बट इज़ अ वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। और वो हीट एक तरह के इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वेस्ट ही होती है, हमको सिर्फ रोशनी चाहिए, रोशनी के बदले हमको हीट भी मिल रही है साथ साथ में। देर इज़ नो सच वेस्टेज इन ट्यूबलाइट। लेकिन ट्यूबलाइट्स जो होती हैं उनमें जो है हीट की वेस्टेज नहीं होती, हीट के थ्रू एनर्जी की वेस्टेज नहीं होती है। हैव यू सीन द लेटेस्ट लाइट सोर्स कॉल्ड कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प? क्या आपने जो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प या फिर CFL जिनको हम बोलते हैं, CFL जो हम हमारे घरों में यूज़ करते हैं, इनका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प्स। इनको देखा ही आज के मॉडर्न टाइम के जो है मॉडर्न टाइम के लाइट सोर्स है जो हम यूज़ करते हैं बल्ब की जगह हम ट्यूबलाइट यूज़ करते हैं, CFL यूज़ करते हैं। और आज और मॉडर्न है उसके अंदर हम LED बल्ब जो होते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड्स जो है वो यूज़ करते हैं। These are low bulbs and consume less electricity। ये तो जो है लो होते हैं बल्ब और बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं और हीटिंग जो है वो भी कम प्रोड्यूस करते हैं। द longevity ऑफ अ CFL इज़ अबाउट 8 to 10 टाइम्स मोर देन एन ऑर्डनरी बल्ब। उसकी जो longevity होती है, मतलब जिसकी उम्र होती है वो ज़्यादा होती है किसी भी नॉर्मल बल्ब से 10 से 8 टाइम तक ज़्यादा होती है। मतलब बल्ब है अगर आपका 2 महीने चलेगा तो CFL है आपका उसका 10 गुना, यानी कि जो है 10 to 12 मंथ्स तक चलती है। So we can see the picture of a tube light and a CFL, that is compact fluorescent lamp. सो ट्यूबलाइट और CFL का फ़ायदा क्या है, बल्ब से ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं और हीटिंग भी कम प्रोड्यूस करते हैं, और जो है जिसकी वजह से जो एनर्जी का वेस्टेज है वो कम होता है। शोन बिलो इज़ अ लिस्ट ऑफ डिवाइसेस दैट आर बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और हमारे पास यहाँ पे कुछ डिवाइसेस की लिस्ट दे रखी है, डिवाइसेस के नेम मेंशन किए हुए जो हमको जो है करंट का हीटिंग इफेक्ट शो करते हैं। इनको हम हीटिंग डिवाइसेस के तौर पे काम में लेते हैं, इनसे हीट प्रोड्यूस करवाने के लिए हम इनको काम में लेते हैं। फर्स्ट इज़ इलेक्ट्रिक हीटर है, उससे हीट प्रोड्यूस करने के लिए हम काम में लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। सेकंड इज़ इलेक्ट्रिक आयरन जो है हम उसको आयरन करने के काम में आते हैं, गर्म करके आयरन होती है। इमर्शन हीटर जो पानी वाली रॉड होती है उसको बोलते हैं इमर्शन हीटर, जो डूब के पानी में फिर पानी को गर्म करती है, इमर्शन रॉड या इमर्शन हीटर बोलते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब है वो हमको इलेक्ट्रिसिटी भी देता है और हीट भी प्रोड्यूस करता है अपने आप ही। गीज़र्स हैं, गीज़र पानी गर्म करने का गीज़र जो आता है, पानी गर्म करना होता है, हीट जनरेट होती है तब पानी गर्म होता है। इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट है जिस पे हम कोई भी चीज़ गर्म करनी होती है तो उसके लिए यूज़ आती है। इलेक्ट्रिक केटल्स, पानी जो है वो गर्म होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। इलेक्ट्रिसिटी टेस्ट करने का काम आता है और उसके अंदर भी जो हीटिंग है लाइट की वजह से ही वो पता चलता है कि वो जो हमारा जो स्विच वगैरह काम कर रहा है नहीं कर रहा है। हेयर ड्राइज गर्म हवा फ्लो करती है उसके अंदर और जिससे कि है हमारे बाल सूखते हैं। देन इज़ टोस्टर में टोस्ट गर्म हो जाते हैं, सिक जाती हैं हमारे जो है ये इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है। इलेक्ट्रिक अवन भी हमें हीट जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं ऑब्वियसली। सो यहाँ पे जो पिक्चर्स हैं उनके अंदर मैंने आपको नंबरिंग मेंशन की है कि कौन सा डिवाइस क्या है। ये है इलेक्ट्रिक अवन, ये है इलेक्ट्रिक आयरन, ये है इलेक्ट्रिक टोस्टर, ये है हेयर ड्रायर, एंड दिस इज़ इलेक्ट्रिक केटल, एंड दिस इज़ इमर्शन रॉड और इमर्शन हीटर। नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्यूज़। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है इसके बारे में आई थिंक आपका 6th क्लास में थोड़ा सा डिटेल आया था और इसको और डिटेल में हम अब स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के बारे में हम देख रहे हैं क्या होता है क्या नहीं। यू नो दैट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज वर्क व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू देम। हमको पता है कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज तभी वर्क करते हैं जब उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। इफ़ द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू देम एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड करंट लिमिट देन द अननेसेसरी हीटिंग कैन डैमेज दीज डिवाइसेस। अब हमको पता है कि अगर हमारा जो करंट पास हो रहा है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाए, जितना वैल्यू होनी चाहिए उससे ज़्यादा हो जाए, तो करंट लिमिट से जो हमको करंट लिमिट बताई गई, प्रिस्क्राइब्ड करंट लिमिट है, उससे अगर हमारी जो लिमिट है करंट की पास होने की वो ज़्यादा हो जाए तो उसके अंदर से अननेसेसरी हीटिंग है वो जनरेट होने लगती है, ज़्यादा हीटिंग जनरेट होने लगती है जिसकी वजह से कोई भी डिवाइस हमारा डैमेज हो सकता है। तो हमको उसको हीटिंग को कंट्रोल करना, उसको इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है।
इट में कोज इलेक्ट्रिक फायर, और इसकी वजह से जो ये हीटिंग होती है इसकी वजह से ना हमको जो है फायर भी जनरेट हो सकती है, इलेक्ट्रिक फायर भी लग सकती है, मतलब उस इलेक्ट्रिक अप्लायंस में फायर भी लग सकती है। इट इज़ वेरी डेंजरस एंड मस्ट बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट, और ये बहुत डेंजरस होती है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में अगर आग लगती है तो उसके ऊपर तो आप पानी डाल के उसको बुझा भी नहीं सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है वाटर की वजह से और ज़्यादा ब्लास्ट करती है। सो ये बहुत ज़्यादा जो है डेंजरस होती है और इसको अवॉइड करना चाहिए किसी भी कीमत पे। देयर इज़ अ सेफ्टी डिवाइस कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्यूज़, इसीलिए एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो कि सेफ़ रखने के लिए वायर्स को, इन डिवाइसेस को सेफ़ रखने के लिए काम में आता है, और इस डिवाइस का नाम होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज़, विच इज़ यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू प्रिवेंट एक्सेस हीटिंग ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, जो कि यूज़ किया जाता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट्स में ताकि जो एक्सेस हीटिंग जनरेट होती है कि एक्सेस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से सर्किट के अंदर, उसको रोका जा सके या कम किया जा सके। This device itself is based on the heating effect of the electric current, और ये डिवाइस है खुद हीटिंग इफेक्ट जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है उस पे काम करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी हीट जनरेट करती है, इसी प्रिंसिपल पर ये फ्यूज़ जो है ये काम करता है। ईच इलेक्ट्रिक फ्यूज़ कंसिस्ट ऑफ अ मेटल वायर, और हर इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के अंदर एक मेटल वायर होता है फिक्स बिटवीन टू क्लैम्प्स, दो क्लैम्प्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक वायर है वो फंसा होता है, एक यहाँ पे क्लैम्प है, एक यहाँ पे एक क्लैम्प है, और इनके इसके बीच में जो है हमारा फ्यूज़ वायर अटका होता है। द फ्यूज़ वायर मेल्ट्स क्विकली व्हेन करंट मोर देन अ स्पेसिफाइड वैल्यू पास थ्रू इट, और ये जो फ्यूज़ वायर है मेल्ट हो जाता है जब इसके अंदर से हाई लेवल का है जो करंट है, मान लो इसकी जो लिमिट सेट है उस लिमिट से अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट जैसे पास होता है तो ये क्या करता है हीटिंग इफेक्ट शो करके मेल्ट हो जाता है। मेल्ट हो गया मतलब बीच में से टूट जाएगा, और टूटते ही हमारा सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, और ओपन सर्किट होते ही उसमें करंट फ्लो करना बंद कर देगा। फ्यूजेस आर कॉमनली फाउंड इनसाइड द इलेक्ट्रिक प्लग्स, इलेक्ट्रिक प्लग्स के अंदर कॉमनली मिलते हैं हमको फ्यूज़। द सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट अ फ्यूज़ इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज शोन इन द फिगर, और इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो हमने सिंबल पढ़े थे स्टार्टिंग में, आई थिंक फर्स्ट और सेकेंड वीडियो के अंदर, उसके अंदर जो हमने सिंबल पढ़े थे उसका जो है फ्यूज़ का भी एक सिंबल होता है जो कि ऐसा कुछ करके शो होता है। उसके अलावा एक और सिंबल हमने पढ़ा था फ्यूज़ के लिए, लेट्स सी कौन सा सिंबल था, दिस वॉज द सिंबल फॉर फ्यूज़, ये वाला सिंबल भी यूज़ करते हैं और ये वाला सिंबल भी यूज़ करते हैं, और इसके अलावा जो हमको यहाँ बताया है हम वो सिंबल भी इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। द फ्यूज़ वायर इज़ यूजली मेड अप ऑफ एन अलॉय ऑफ टिन एंड लेड, और जो फ्यूज़ वायर है यूजली अगर हम बात करें मोस्टली जो फ्यूज़ वायर एक अलॉय का बना होता है, वो अलॉय किससे मिलके बना होता है, टिन और लीड से, ठीक है। हमने पढ़ा था दो या दो से ज़्यादा टाइप के मेटल को मिलकर एक नया मेटल बनाया जाए तो उसको हम अलॉय बोलते हैं। सो जो है फ्यूज़ वायर है नॉर्मली किसी अलॉय से मिलकर बनता है, और मोस्टली जो अलॉय होते हैं वो टीन और लेड से मिलकर ही बनते हैं, जो फ्यूज़ वायर हम कॉमनली यूज़ करते हैं। The maximum current which can pass through a fuse without damaging it is usually marked its outer cases, और कितना करंट है, कितना फ्यूज़ कितना काम कर सकता है, कितना करंट तक अपने अंदर से पास थ्रू कर सकता है, उसका जो लिमिट होता है वो उस फ्यूज़ के आउटर केस पर लिखा होता है कि इतना मैक्सिमम करंट है उस फ्यूज़ से पास हो सकता है बिना इसको डैमेज किए। When current flowing through the fuse wire exceeds the marked current rating, the fuse wire melts and the fuse broken up, और इसके ऊपर जितना लिमिट लिखा है मैक्सिमम करंट, उस मैक्सिमम करंट की लिमिट लिखी है, इससे ज़्यादा अगर उसमें से करंट पास होता है, इससे ज़्यादा एक्सीड हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है करंट, तो जो करंट रेटिंग मार्क है उससे ज़्यादा होने पर जो फ्यूज़ वायर है क्या करता है, मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, और जिसकी वजह से फ्यूज़ है ब्लो अप हो जाता है, फ्यूज़ उड़ जाता है। फ्यूज़ उड़ने की वजह से क्या होता है, जो सर्किट है हमारा ओपन हो जाता है, इनकम्प्लीट हो जाता है, और जिसकी वजह से जो आगे करंट पास नहीं करता है। और एक बात पहले भी आई थी, जो हम फ्यूज़ वायर है हमेशा लाइव वायर जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसमें लगाया जाता है। ब्लोन अप फ्यूज़, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का एक दिया है पिक्चर जो कि ब्लोन अप है, यानी कि इसके अंदर जो वायर था, लोहे का वायर था, वो मेल्ट हो चुका है। When a fuse connected in a circuit melts or blow up, it makes the circuit an open circuit and flow of current stop thereafter. और जब भी फ्यूज़ है, जिसमें कनेक्टेड फ्यूज़ है, वो अगर जो मेल्ट होता है या ब्लो अप होता है तो जो सर्किट है वो ओपन सर्किट बन जाता है और उसमें से करंट फ्लो करना रुक जाता है।
यूजुअली लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो इन अ सर्किट ड्यू टू टू रीजंस। नॉर्मली अगर हम बात करें तो जो ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है किसी भी सर्किट के अंदर वो दो रीज़न से फ्लो करता है कि बिना किसी रीज़न के कोई भी काम नहीं होता है, वैसे ही बिना किसी रीज़न के कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर ज़्यादा अमाउंट के करंट फ्लो नहीं करेगा। और ये इसके रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, एक दो रीज़न हो सकते हैं ज़्यादा अमाउंट करंट के ज़्यादा अमाउंट फ्लो करने के। फर्स्ट है शॉर्ट सर्किट और दूसरा है ओवरलोडिंग। तो what is short circuit and what is overloading? Let's see. शॉर्ट सर्किट्स हैपन व्हेन टू वायर्स टचेस ईच अदर। जब दो लाइव वायर है वो आपस में एक दूसरे को टच कर लेंगे। दिस मे हैपन इफ द इंसुलेशन कवरिंग ओवर द वायर गेट डैमेज बाय हीटिंग इफेक्ट। अब जो शॉर्ट सर्किट तभी होगा जब दो लाइव वायर हैं वो अपने एक दूसरे को टच कर जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और ये नॉर्मली कब होता है, जिनके ऊपर जो कवरिंग होती है, इंसुलेशन कवरिंग होती है, रबर वाली कवरिंग होती है जो वायर्स के ऊपर, वो ख़राब हो जाए, जिसकी वजह से जो हीटिंग इफेक्ट उसमें वायर के अंदर शो करे और वो पिघल गई है उसके ऊपर कवरिंग, तो क्या होगा, दो जो वायर है वो आपस में टच कर जाएंगे। समटाइम जम्बल्ड अप वायर्स ऑल्सो लीड टू ए शॉर्ट सर्किट। कई बार बहुत सारे उलझी हुई तारें हैं जिन जो कट फट जाती हैं, टूट जाती हैं, वो आपस में टच कर जाती हैं, जिससे भी शॉर्ट सर्किट होता है। मान लो दो वायर जा रही, एक वायर जा रही है और एक ये, और यहाँ से कहीं से कट गई, तो इसका जो कॉपर वायर है और ये भी कट गई, तो इसका कॉपर वायर अगर आपस में टच कर जाएंगे तो ऐसे पहले इलेक्ट्रिसिटी जा रही थी, ऐसे जा रही थी, अब इलेक्ट्रिसिटी इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी। तो दोनों जो है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोनों जो इलेक्ट्रिसिटी है हेड टू हेड आ जाएंगी, दोनों इलेक्ट्रिक करंट है वो हेड टू हेड आ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये वायर जल जाएगा। नेक्स्ट इज ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग इज अ सर्किट हैपन्स when a large number of devices are connected to the same power supplying point। जब हम एक ही पावर सप्लाई पॉइंट से बहुत सारे जो है डिवाइसेस या कुछ लगा देते हैं, सर्किट्स लगा देते हैं, तो उससे क्या होती है, ओवरलोडिंग हो जाएगी। मान लो घर में एक स्विच है, उसी से टीवी का स्विच कनेक्ट कर दिया, उसी से जो है आपने कुछ और कुछ डिवाइसेस यूज़ कर दिया, उसी में मिक्सर डाल दिया, उसी सर्किट में आपने रेफ्रिजरेटर चला दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, बहुत सारे सर्किट लग गए एक ही स्विच से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, टीवी भी कंज्यूम कर रहा है, रेफ्रिजरेटर भी कंज्यूम कर रहा है, मिक्सी लगा रखी है वो भी कंज्यूम कर रही है, आयरन लगा रखा है वो भी कंज्यूम कर रही है। तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी से यहाँ पे ओवरलोडिंग हो जाएगी, ज़्यादा लोड पड़ जाएगा इस पर। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी कनेक्ट अ टेलीविजन सेट एन इलेक्ट्रिक आयरन एंड अ refrigerator to a single plug point in a household circuit, it will heat up and damage the electric plug due to overloading। और जब आपने एक जगह पे है रेफ्रिजरेटर लगा रखा है सिंगल प्लग में और उसी प्लग में आपने इलेक्ट्रिक आयरन लगा रखी, टेलीविजन सेट लगा रखा है, तो वो क्या होगा, वहाँ पे जो स्विचेज है वो क्या करेगा, वहाँ पे गर्म हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो खींच रहे हैं वो सारे अप्लायंसेस, और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खींचेंगे तो क्या होगा, हीटिंग जनरेट होगी, और हीटिंग जनरेट होने से क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक स्विच है, वो प्लग है, वो क्या हो जाएगा, ओवरलोडिंग की वजह से, हीट अप होने की वजह से डैमेज हो जाएगा और वहाँ पे ओवरलोडिंग हो जाएगी। और जब ओवरलोडिंग होगी तो वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट शो होगा, और हीटिंग इफेक्ट से क्या होगा, वो फ्यूज़ है, वो इलेक्ट्रिक वायर, उसमें एक्सेसिव हीट जनरेट होगी और वहाँ पे काम करेगा हमारा फ्यूज़। अगर आपको अप्लायंस को बचाना है तो फ्यूज़ लगाओ, अगर अप्लायंसेस को नहीं बचाने तो फ्यूज़ मत लगाओ, क्योंकि अगर हीटिंग ज़्यादा होगी, फ्यूज़ लगा होगा तो फ्यूज़ उड़ के सर्किट को रोक देगा। ठीक है, सर्किट रुक गया, हमारी जो ओवर हीटिंग है वो रुक गई, सर्किट जो है करंट रुकने से। ठीक है, तो जिससे कि हमारा डिवाइस बच जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे जो है फ्यूज़ नहीं लगाया तो हीटअप होता रहेगा, ये हीटअप होने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी जो है इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ पे जंबल अप हो रखे हैं यहाँ पे सारे पॉइंट्स, तो जो डिवाइसेस है वहाँ पे भी हीट जो है इलेक्ट्रिसिटी खींचने में प्रॉब्लम होगी और वो डिवाइस क्या होगा, गर्म हो जाएगा और जिसकी वजह से वो ख़राब भी हो सकता है। सो हमारे जो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग हमने यहाँ तक कर लिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, एमसीबीज़ क्या होते हैं, आरसीडीज़ क्या होते हैं, इनके बारे में स्टडी करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।